उन्होंने वो प्रोसीजर मैटर है, इन दैट डेफिनेशन दे हैव इंक्लूडेड डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स एंड प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। इतना कोई फर्क नहीं। अब जो अमेंडमेंट आई जरा बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैंने वहां करके गया था वो कंप्लीटली मैंने बहुत मेहनत करके काफी कुछ चेंज कराया, लेकिन काफी कुछ रह गया। ये टाइम लगेगा 15 मिनट, जरा ध्यान से सुनते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट। सुनिए, इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6(1) में होता है, सेक्शन 6 क्लॉज 1। वो कहता है इंडिविजुअल इज सेट टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ ही हैज बीन इन इंडिया फॉर ए पीरियड और पीरियड्स 182 days इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, और अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, इन द 4 preceding previous year 365 days एंड इन द रेलेवेंट प्रीवियस 60 days। ये ऑलरेडी लॉ है, उसके साथ एक्सप्लेनेशन डाल रखी है, और वो एक्सप्लेनेशन बी पे आ रहा हूं मैं। एक्सप्लेनेशन बी कहती है ए सिटीजन ऑफ इंडिया और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज बीन आउटसाइड या आउटसाइड इंडिया है makes a visit to India in any previous year, the period of 60 days in condition number 2 shall be substituted by 182 days। ये एक एक्सप्लेनेशन है कि एक सिटीजन इंडिया जो बाहर है, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बाहर है, वो इंडिया में आ सकता है। अगर 181 डेज तक रहेगा तो नॉन रेजिडेंट होगा, हाँ 182 डेज होगा तो रेजिडेंट हो जाएगा। ये लॉ हमें रिलैक्सेशन दी थी। अब ध्यान से सुनना, इसमें चेंज आई है, लेकिन इसकी चेंज मैं बाद में बताऊंगा, थोड़ा देर रुक जाइए। अब 6(1)A क्या है? सेक्शन 6(1)A जो नया डाला, जो मैं आपको बता के गया था, या जो लॉ था फाइनेंस बिल में, वो क्या था पहले वो बताऊंगा, और क्या चेंजेस आई वो बताऊंगा। पहले सेक्शन 6(1)A में आया था, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन under section 6(1), an individual who is a citizen of India shall be deemed to be resident in India if he is not liable to pay tax in the foreign country or a territory by reason of his domicile, residence or criteria of similar nature। ये बोला गया था, अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं और आप बाहर उस कंट्री में रहते हैं या टेरिटरी में रहते हैं जहां टैक्स नहीं, जैसा थोड़ी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। करेक्ट करना, आ गया, कनेक्ट हो गया होगा, कुछ करेक्टिंग में प्रॉब्लम है, वो हो गया, अब कनेक्ट हो गया। अब सुनिए मैंने क्या कहा, जो 6(1) जो परवाना डाला था, अब उसको चेंज करके 6(1)A कर दिया। ध्यान से सुनना क्या किया है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड अंडर सेक्शन 6(1), एन इंडिविजुअल हु सिटीजन ऑफ इंडिया, आगे सुनना क्या लिखा है, हैविंग टोटल इनकम other than income from foreign source exceeding 15 lakh shall be deemed to be a resident in India if he is not liable to pay tax in the foreign country or a foreign territory due to his residence, domicile or criteria of similar nature। क्या चेंज किया है कि अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं और आपकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स एक्सीडिंग 15 लाख है और उस फॉरेन कंट्री में आपको टैक्स नहीं लगता, तो आप इंडिया के डीम्ड रेजिडेंट माने जाओ। मैं बार बार बोल रहा हूं, पहले 15 लाख वाला नहीं था, अब 15 लाख डाल दिया, हैविंग टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स एक्सीडिंग 15 लाख। अगर आपकी इनकम 15 लाख से कम है, पहले सुन लो इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स का क्या मतलब है।
कोई भी फॉरेन इनकम नहीं लेनी, सिर्फ 2 फॉरेन इनकम लेनी है टोटल इनकम में। बाकी इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स में लिखा है ऑल इनकम इन ए फॉरेन कंट्री अदर देन इनकम फ्रॉम ए बिजनेस आउटसाइड इंडिया विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, और इनकम फ्रॉम ए प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया। मैं बात सुना रहा हूं क्या करा है। देखिए कई लोग ऐसे हैं, जैसे हरीश साल्वे नॉन रेजिडेंट बन गया और वो इंडिया में उसका प्रोफेशन सेटअप है। हमने उसको बोला अगर तेरी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स में इंडियन वो नहीं लेनी, सैलरी इनकम या हाउस प्रॉपर्टी इनकम, कोई और भी इनकम, कोई बिजनेस इनकम नहीं लेनी, 2 इनकम लेनी है। बिजनेस की इनकम आउटसाइड इंडिया है, लेकिन वो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है। मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, कंपनी की बात नहीं कर रहा। तो वो वाली इनकम लेनी है। 15 लाख से ज्यादा है और उस फॉरेन कंट्री में आपका कोई टैक्स नहीं है, तो आप डीम्ड रेजिडेंट माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? डीम्ड रेजिडेंट। ये बोला डीम्ड रेजिडेंट कब माने जाएंगे? जब फॉरेन में कोई टैक्स नहीं लगता और टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स 15 लाख से ज्यादा है। अब देखिए क्या चेंज किया है वो क्लॉज बी में, जो एक्सप्लेनेशन थी, जरा ध्यान से सुनना। उसमें लिखा था ए सिटीजन ऑफ इंडिया और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज आउटसाइड इंडिया makes a visit to India in any previous year, the period of 60 days in condition but 2 shall be substituted by 182 days. इसको चेंज नहीं किया है, ये वही रखा है, लेकिन उसके साथ एक चीज और डाल दी है, एंड in case of a citizen of India or a person of Indian origin who is outside India having total income other than income from foreign source exceeding 15 lakh, exceeding 15 lakh, मैं ये बता रहा हूं, he can stay in India for, if he stays in India for 182 days, 60 days has been substituted by 120 days or 120 days. अगर तो वो 119 दिन रहेगा तो वो नॉन रेजिडेंट होगा। अगर एक सिटीजन ऑफ इंडिया है, इंडिया में 119 दिन रहता है तो कोई दिक्कत नहीं। बट इफ ही स्टेज इन इंडिया फॉर मोर देन 120 डेज बट लेस देन 181 डेज, तो वो वाला चीज अलग हो जाएगी। सो 182 डेज को 120 कर दिया है। मतलब अगर आप एक सिटीजन ऑफ इंडिया हैं और आपकी फॉरेन इनकम, सॉरी, टोटल इनकम other than income from foreign source exceed 15 lakh, you can come and stay in India for exceeding 20 lakh, 120 also, but that is substituted as 120. लेकिन आप 120 से ज्यादा रहेंगे 181, तो क्या होगा वो बाद में बता। प्लीज, अगर आपकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स इंडिया में 15 लाख से ज्यादा है तो आप 120 दिन रह सकते हैं, 119 दिन नहीं तो आप रेजिडेंट माने जाएंगे। लेकिन आप फॉरेन में हैं, आप फॉरेन कंट्री में हैं और आपकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स लेस देन 15 लाख है, तो प्लीज आप 119 दिन भी अगर इंडिया में रहेंगे आप नॉन रेजिडेंट माने जाएंगे। 19 दिन भी रहेंगे तो नॉन रेजिडेंट माने जाएंगे। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, जो आदमी चाहे बाहर टैक्स दे रहा है, अगर $15 लाख से कम है, इंडियन इनकम इज इंक्लूडिंग दैट बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, 15 लाख से कम है, तो मैं 181 डेज रह सकता हूँ, 181 डेज आकर रह सकता हूँ। लेकिन मेरी इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, मतलब इंडियन इनकम
प्लस इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, अगर 15 से लाख से ज्यादा है तो मैं 119 दिन रह सकता हूं। 120 दिन रहते ही मैं क्या बन जाऊंगा? रेजिडेंट बन जाऊंगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ये दो चीजें हैं। अगर मैं दुबई में हूं, मैं केमन आइलैंड में हूं, मैं कुवैत में हूं, वहां टैक्स नहीं लगता। उस केस में मेरी 15 लाख से ज्यादा इनकम है तो फिर तो मैं इंडिया में एक दिन में ना आऊं, मैं रेजिडेंट माना जाऊंगा। लेकिन मैं उस कंट्री में हूं जहां पर टैक्स देता है। मैं सिंगापुर में हूं और मैं वहां टैक्स देता हूं, लेकिन मेरी इंडियन इनकम 15 से ज्यादा है। उस केस में मैं 119 दिन आ सकता हूं, 181 दिन नहीं आ सकता। 181 दिन वही आ सकता है जिसकी टोटल इनकम, वो जो सिटीजन आउटसाइड इंडिया है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उसकी टोटल इनकम 15 लाख से कम। अगर 15 से कम है तो 181 डे आ सकता है, 15 से ज्यादा है तो 119 डेज आ सकता है। अगर वो उस कंट्री में है जहां टैक्स लगता ही नहीं है तो वो एक दिन भी ना आए तो भी सिटीजन, वो रेजिडेंट माना जाएगा। ये इसका तोड़ है। अब आगे बढ़ रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए। रेजिडेंट दो तरह के होते हैं, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया, जिसको ग्लोबल इनकम पे टैक्स देना पड़ता है, फॉरेन इनकम पे भी देना पड़ता है। और एक दूसरा होता है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, जिसको फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं देना पड़ता, सिर्फ वो फॉरेन इनकम पे टैक्स देना पड़ता है। इट इज फ्रॉम ए बिजनेस विच इज आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, और ए प्रोफेशन विच इज आउटसाइड इंडिया बट सेटअप इन इंडिया, उसको टैक्स देना पड़ता है उसको। ये मैंने आपको बता दिया। इसलिए नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को एक एडवांटेज है। फॉरेन इनकम, कोई सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम या कोई और भी इनकम पे टैक्स नहीं देना होता, लेकिन वो फॉरेन इनकम बिजनेस से है विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, या प्रोफेशन से है विच इज सेटअप इंडिया, तो उस पे टैक्स देना पड़ता है। अब इन्होंने क्या किया है, जरा ध्यान से सुनिए। पहले नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की दो कंडीशन थी, वो वाली आपको याद होगा। पिछले 9 साल में नॉन रेजिडेंट इन 9 आउट ऑफ 10 ईयर्स और 729 डेज, तो वैसे की वैसे ही रखी है। अब एक दो कंडीशन और डाल दी। अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, आप आउटसाइड इंडिया हैं और वहां पर टैक्स दे रहे हैं और आप इंडिया में आना चाहते हैं, आइए, आप 120 से लेकर 181 दिन भी ठहरेंगे तो आपको नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। 119 दिन तक रहेंगे तो वैसे ही आप रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट हैं, लेकिन आप 120 से लेकर 181 दिन भी रहना चाहते हैं और फॉरेन कंट्री में टैक्स दे रहे हैं तो आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। और चौथा केस, वो वाला केस जो सिटीजन ऑफ इंडिया है और उस कंट्री में टैक्स नहीं लगता और इसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है, वो तो इंडिया में एक दिन तो भी रेजिडेंट माना जाता है, उसको भी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। आप समझे? 61A वाला, जिसकी फॉरेन इनकम 15 लाख से ज्यादा थी और फॉरेन कंट्री में टैक्स नहीं देता था, वो वाला भी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। और वो वाला सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसकी 15 लाख से ज्यादा है पर फॉरेन कंट्री में टैक्स दे रहा है, वो भी इंडिया में रह सकता है 120 डेज से लेकर 181 डेज तक, फिर भी वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मानने का एक ही फायदा होता है, उसको फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं देना पड़ता, सिर्फ दो फॉरेन इनकम पे टैक्स देना पड़ता है। इनकम फ्रॉम ए बिजनेस विच इज आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, सोल प्रोप्राइटर की बात कर रहा हूं, या इनकम फ्रॉम ए प्रोफेशन विच इज आउटसाइड इंडिया बट सेटअप इन इंडिया, बाकी पे नहीं देना। लेकिन वो वाला जो 61A में है, 61A में है, फॉरेन कंट्री में कोई टैक्स नहीं लगता और उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, उसको तो चाहे एक दिन भी इंडिया आए या ना आए, वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना, मतलब उसको तो टैक्स देना ही पड़ेगा उस फॉरेन इनकम पे जो कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है, उस प्रोफेशन से जो सेटअप इन इंडिया है, चाहे एक दिन भी इंडिया ना आए। हाँ, अगर फॉरेन कंट्री में टैक्स नहीं लगता और वो इंडिया में, फॉरेन कंट्री में टैक्स नहीं लगता, इंडियन इनकम 15 से कम है, तो फिर
वो डीम्ड रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, वो डीम्ड रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। मतलब एक दुबई में बैठा, दुबई वाले की इंडियन इनकम तो वो इंडिया में 181 दिन भी आ सकता है, वो रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, वो रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। ये मैंने आपको 15 से कम, सो ये दो कैटेगरी कर दी, एक 15 से ज्यादा और फॉरेन कंट्री में टैक्स देता है, एक 15 से ज्यादा फॉरेन कंट्री में टैक्स नहीं देता, दोनों डीम्ड रेजिडेंट। वो जो टैक्स देता है वो 120 दिन से लेकर 181 दिन भी रहेगा तो नॉट ऑर्डिनरी होगा, लेकिन जो टैक्स नहीं देता वो तो हमेशा ही नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, चाहे वो एक दिन इंडिया आए या 100 दिन आए या कितने दिन आए। ये केस कर दिया। अब ध्यान से मैंने सुनाया कि ये वाला लॉ बदला है और आपको ये देख लेना कि फॉरेन इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा अगर वो बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, अदरवाइज नहीं देना पड़ेगा। ये मैंने क्लियर किया है नॉन रेजिडेंट का केस। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक सेक्शन है 1023C, मैं ऑलरेडी चैरिटेबल ट्रस्ट का कर चुका हूं। चैरिटेबल ट्रस्ट जो 1023 में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, उनके केस में पहले कॉर्पस डोनेशन माफ नहीं होती थी। अगर उनको कोई कॉर्पस डोनेशन मिलती थी वो एग्जेम्प्ट नहीं होती थी, उसको खर्च करना ही पड़ता था। कॉर्पस डोनेशन हमेशा 12AA में जो रजिस्टर्ड है, 12AA में उनको क्योंकि 12 सेक्शन लगता है, 11(1)D में माफ होती है। मतलब कॉर्पस डोनेशन जो 12AA में रजिस्टर्ड थे उनको 11(1)D में माफ होती थी। कॉर्पस डोनेशन जो 1023C वाले थे उनको माफ नहीं होती थी, उनको अप्लाई करना पड़ता था 85%, 15%। अब क्या किया है जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब आगे से जो लॉ बन गया है आपको एक ही मिलना है, या 1023C या 12AA, दोनों तो आप ले नहीं सकते, पहले दोनों अलाउड थे, 1023C या 12AA। अब 1023C में कॉर्पस डोनेशन को भी माफ कर दिया गया है बाय इंसर्टिंग एक्सप्लेनेशन अंडर प्रोवाइजो 3। मतलब आप कॉर्पस डोनेशन अगर एक कॉलेज को आती है, यूनिवर्सिटी को आती है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन को आती है, पहले वो माफ नहीं थी जब तक कि वो 12AA में नहीं था, 1023C में माफ नहीं थी, अब उसको माफ होगी अगर कॉर्पस डोनेशन है। इसकी कॉन्सिक्वेंशियली इसके दो चेंजेस कर दी, और वो चेंजेस करी क्योंकि अब कॉर्पस डोनेशन, आपको याद है, आप दूसरे कॉर्पस डोनेशन किसी दूसरे ट्रस्ट को नहीं दे सकते, दूसरे ट्रस्ट को नहीं दे सकते। तो ये लॉ बना दिया कि आप अगर जो डोनेशन लेंगे दूसरे ट्रस्ट को कॉर्पस डोनेशन नहीं दे सकते, तो दोनों सेक्शन में कॉन्सिक्वेंशियल डाल दिया। तो प्लीज नोट, मैं वैसे आपको सबको बता चुका हूं, हर चैरिटेबल ट्रस्ट को 1023C या 12AA में एक ही में जाना है और 31 अगस्त तक सबको अप्लाई करना है दोबारा, सारे के सारे दोबारा अप्लाई करेंगे। अगर आप 1023C में जाना है तो वहां अप्लाई कर दीजिए, आपको 12AA में जाना है तो वहां अप्लाई कर दीजिए, नया फॉर्म आएगा आपको ऑटोमेटिकली, वो अप्लाई कर दीजिए, आपको यूनिक आईडी मिल जाएगा। लेकिन वो पीरियड 5 साल के लिए होगा, ये बता चुका हूं, लेकिन 31 अगस्त तक कर देना। लेकिन अब ये सोच लेना कि कॉर्पस डोनेशन 1023C में भी माफ हो गई, ये एक एडवांटेज दे दिया है। अगला चलो, मैंने आपको बताया था 1023FE, ये बताया था कि अगर आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है या सॉवरेन वेल्थ फंड है, उनको हमने कहा कि आप इंडिया में आइए, इन्वेस्ट कीजिए पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में या और सी फैसिलिटी जो अप्रूव्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो अगर आप डेट देंगे तो आप उसका इंटरेस्ट माफ कर देंगे, अगर आप इक्विटी देंगे तो आपको उसका डिविडेंड और सेकेंडरी कैपिटल गेन माफ कर देंगे। अब चेंज क्या आया जरा सुनिए, गवर्नमेंट अमेंडमेंट पहला चेंज आया, उन्होंने लिखा था इक्विटी अगर मैं कंट्रीब्यूट करें, उसमें यूनिट नहीं था, इसलिए अब उन्होंने चेंज कर दिया में लगा, यूनिट में भी लगा सकते, पहले सिर्फ शेयर कैपिटल में लगा सकते थे, इक्विटी में लगा सकते थे, इक्विटी शेयर्स में, अब यूनिट में भी लगा सकते। कौन लगा सकता है? वही आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और दूसरा सॉवरेन वेल्थ फंड।
पहले सिर्फ 2 आदमी इंडिया में लगा सकते थे, एक और बढ़ा दिया, पेंशन फंड ऑफ द फॉरेन कंट्री। अगर कोई फॉरेन कंट्री में पेंशन फंड है, जो वहां पर एम्प्लॉय के पेंशन फंड होते हैं, जो वहां पर उनकी इनकम एग्जेम्प्ट है, वो भी इस कंट्री में लगा सकते हैं, वो भी इस कंट्री में पैसा लगा सकते हैं। किसमें? डेट दे सकते हैं, या शेयर कैपिटल दे सकते हैं, या यूनिट में दे सकते हैं, लेकिन वो भी लगा सकते हैं। अब एक और चीज किया है, जरा ध्यान से सुनिए क्या चीज है। पहले जो वो इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर सकते थे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के लिए, जो ATIA 4 में है, उस कंपनी में या उस एंटरप्राइज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी देखती है, या एनी अदर विच इज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन अब इन्होंने 3 कर दिए। वो इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉरेन एंटिटी, कौन? अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, या वो सॉवरेन वेल्थ फंड, या पेंशन फंड। अब वो इन्वेस्ट कर सकते हैं नंबर 1 बिजनेस ट्रस्ट में, इंडिया में जो बिजनेस ट्रस्ट में, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 2 वही रखा हुआ है, इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी और एंटरप्राइज, दोज हु आर कैरिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी और एनी अदर अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। तीसरा और कर दिया गया, हमारी कंट्री में ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है कैटेगरी 1 के और कैटेगरी 2 के। वो भी आप उसमें भी दे सकते हैं, प्रोवाइडेड जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है वो अपना 100% जो अमाउंट आएगा इन्वेस्ट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वाली कंपनी में, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। सो ये थोड़ा चेंज करा है, थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया। अब सबसे बड़ी पॉइंट में जो बताने जा रहा हूं, मैं कई कंपनियों में डायरेक्टर था, तो कई कंपनी डिक्लेयर कर दिया है, और वो इसलिए डिविडेंड डिक्लेयर किया क्योंकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स करीबन 21% के करीब था। अगर वो 1 अप्रैल के बाद करते तो वो रिसिपिएंट के हाथ में टैक्स होता, और रिसिपिएंट को हो सकता है 30% टैक्स देना पड़ता, और उससे ज्यादा भी देना पड़ता सरचार्ज वगैरह मिलाकर। तो हर कंपनी ने कोशिश की कि 31 मार्च तक डिविडेंड डिक्लेयर कर दे। अब सवाल आया, मेरी कंपनी ने पूछा, मैं ऑडिट कमेटी चेयरमैन भी उस पर था, वो कहने लगे अगर हमने 30 तारीख को डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, लेकिन सेक्शन 1034 और 115 में लिखा है कि 1 अप्रैल के बाद अगर वो रिसीव होगा, 1 अप्रैल के बाद अगर रिसीव होगा वो डिविडेंड, तो वो टैक्सेबल होगा। अगर मैं रिसीव करता हूं रिसिपेंट 1 अप्रैल के बाद, तो टैक्सेबल होगा। अब मेरी कंपनी कहने लगी अगर मैं 30 मार्च को डिक्लेयर करता हूं, और 30 मार्च को डिक्लेयर करके मैं जिनको तो वो करा देता हूँ ETG, आपको RTGS वगैरह, उनको तो मिल जाएगा, लेकिन कईयों को डिविडेंड वारंट भेजने हैं, उनको तो मिलेगा 1 अप्रैल के बाद। जब 1 अप्रैल के बाद मिलेगा, वो उनके हाथ में टैक्स हो जाएगा, और आप कहोगे अब आ गई? नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आगे सर, आगे सर अब आपकी आ आवाज गई आ ना? गई, आप स्टार्ट करो प्लीज। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैंने ये बोला कि डिविडेंड टैक्सेबल होता है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन
और पेमेंट। मुश्किल ये पड़ी मुझे, कंपनी ने पूछा हम 30 तारीख को डिक्लेयर करने जा रहे हैं, लेकिन जो मिलेगा रिसिपिएंट को तो वो 1 अप्रैल को मिलेगा, 1 अप्रैल या उसके बाद, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। ये दो टैक्स कैसे हो जाए? तो मैंने इसके बारे को टेकअप किया, डिपार्टमेंट से लिया, सीबीडीटी से बात करी। अब उन्होंने वो अमेंडमेंट कर दी। अब अमेंडमेंट क्या करी है कि आप डिविडेंड 31 मार्च तक डिक्लेयर कर देंगे तो आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देंगे तो रिसिपिएंट को अगर वो 1 अप्रैल के बाद भी मिले उसको टैक्स नहीं लगेगा। अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया गया 31 मार्च को, आपको पता है डिक्लेयर करने के बाद 14 दिन में इनकम टैक्स जमा कराना पड़ता है, वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो अगर किसी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया हुआ है 31 मार्च तक और डीडीटी पे कर देगा तो उस केस में रिसिपिएंट को वो डिविडेंड चाहे ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल भी मिला, वो पूरा का पूरा माफ होगा। हाँ, अगर कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ना दिया होता और वो डिक्लेयर ही 1 अप्रैल को करेगी तो फिर माफ नहीं है, फिर तो रिसिपिएंट को टैक्स लगना है। सो ये बड़ा क्लियर कर दिया मैंने। 90 का सभी कंपनियों ने 31 मार्च तक डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है और वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पे करेंगे। इसलिए रिसिपिएंट 24 और सेक्शन 115O ये दोनों में अमेंडमेंट करा दी है कि अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी पे हो चुका है तो उस केस में हम आपको नहीं लगाएंगे, क्या टैक्स नहीं लगाएंगे उस डिविडेंड को जो आप रिसीव कर रहे हैं ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2020। ये चेंज किया है। अगला पॉइंट जरा ध्यान से सुनिए, ATM। व्हाट वाज द ATM सेक्शन? कि अगर अब डिविडेंड रिसिपिएंट के हाथ में टैक्स है, एक डोमेस्टिक कंपनी दूसरी डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड रिसीव करती है, आपको याद है ATM सेक्शन? If a domestic company receive any dividend from another domestic company, it will not be liable, it will get deduction of that dividend if they distribute that amount as dividend to the shareholder। पर जितना डिविडेंड आया उसको आगे बांट दे तो टैक्स नहीं लगेगा कंपनी को, ATM में डिडक्शन मिल जाएगी, रिसिपिएंट को टैक्स लगेगा। ये इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड की बात कर रहा हूं कि डिविडेंड मिला किसको? कंपनी को। कहां से? दूसरी डोमेस्टिक कंपनी को। अगर वो आगे इसको बांट देती है तो ATM में डिडक्शन मिल जाती है। अब चेंज क्या है? पहले था डोमेस्टिक कंपनी रिसीविंग डिविडेंड फ्रॉम अनदर डोमेस्टिक कंपनी, अब इसमें अनदर डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, डोमेस्टिक कंपनी रिसीविंग डिविडेंड फ्रॉम नंबर 1 अनदर डोमेस्टिक कंपनी, नंबर 2 बिजनेस ट्रस्ट, नंबर 3 फॉरेन कंपनी। अगर फॉरेन कंपनी से भी डिविडेंड आया है इस इंडियन कंपनी को, या बिजनेस ट्रस्ट से भी डिविडेंड आया है इस इंडियन कंपनी को, या डोमेस्टिक कंपनी से है, तीनों केस में ATM की रिडक्शन मिल जाएगी। पहले ATM की रिडक्शन सिर्फ मिल रही थी जब डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड आए और आप आगे बांट दें। आप चाहे डोमेस्टिक कंपनी से आए, चाहे बिजनेस ट्रस्ट से आए, और फॉरेन कंपनी से भी डिविडेंड आया है, उसकी ATM में डिडक्शन आपको मिल जाएगी। अगर उसको आप आगे बांट दें तो टैक्स किसको लगेगा? रिसिपिएंट को लगेगा, इस कंपनी को नहीं लगेगा। ये ATM में मॉडिफिकेशन की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं क्या क्या एक्शन है, जरा ध्यान से सुन लीजिए। आपको पता है टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल में 115 BBA सेक्शन डाला था, 115 BAA, जिसमें कहा था कंपनी चाहे तो 22% टैक्स दे सकती है। 22 इंस्टेड ऑफ 25 और 30, 22 दे सकती है। लेकिन अगर 22 देगी तो उसको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी 115 BAA सब सेक्शन 2 की। उसको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, डिडक्शन नहीं मिलेगी, याद है? और इस तरह ही 115 BAB में भी लिखा था कि आप 15% टैक्स दे सकते हैं अगर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करें आफ्टर 1 अक्टूबर 2019 और वो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग प्रोडक्शन करे या वो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करे तो आप 15% टैक्स देंगे। लेकिन इसमें भी डिडक्शन और एग्जेम्पशन नहीं मिलती। उसमें उस वक्त लिखा था, ध्यान रखना, उस वक्त लिखा था चैप्टर 6A की पार्ट C की डिडक्शन नहीं मिलेगी। पार्ट C का मतलब ATIA, ATIB, ATIC, ATID, ATIE वगैरह की डिडक्शन नहीं मिलेगी, सिर्फ 18JJAA की मिलेगी।
ये लिखा था उस वक्त जब वो आया। लेकिन जब ये गवर्नमेंट अमेंडमेंट डाली तो इसमें इन्होंने गड़बड़ कर दी थी। सॉरी, जब बिल आया, बीस 21 असेसमेंट ईयर है, प्रीवियस ईयर 19-20, इवन आपको 80 जी भी नहीं मिलेगी, 80 जीजीबी भी नहीं मिलेगी, 80 जीजीसी नहीं मिलेगी। अब देखिए ये डिजास्टर आ गया। इसकी वजह से अब इन्होंने क्या किया है, गवर्नमेंट अमेंडमेंट में ये जो एप्लीकेशन 2021 से थी 21-22 से कर दी। मतलब क्या है, 80 IA वगैरह तो नहीं मिलेगी लास्ट ईयर, लेकिन 80 जी की मिलेगी, 80 जीजी भी मिलेगी, 80 जीजीसी मिलेगी। हर कंपनी जो 115 BAA है या BAB है, वो पहले तो बिल में डाल दिया था, इवन 80 जी भी नहीं मिलेगी, 80, क्योंकि बाकी तो इंडिविजुअल वगैरह की है, 80 जी नहीं मिलेगी, 80 जीजी भी नहीं मिलेगी, 80 जीजीसी नहीं मिलेगी। लेकिन अब गवर्नमेंट अमेंडमेंट में कह दिया नहीं नहीं नहीं, ये वाली मिलेंगी, 80 IA वाली नहीं, क्योंकि ये सारी की सारी अगले साल शिफ्ट कर दी। अगले साल तो कोई भी नहीं मिलेगी ये वाली, लेकिन इस साल मिल जाएगी। इस साल का मतलब प्रीवियस ईयर 19-20 में, क्योंकि आपको पता है, थोड़ी देर में बताऊंगा कि आप 30 जून तक डोनेशन दे सकते हैं, इसलिए ये कर दिया। तो अब कंपनी को जो एक 22% देने वाली है या 15% देने वाली है, अगर 80 जी में डोनेट करेगा तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी, 80 GG में करेगा मिलेगी, 80 GGC में करेगा वो मिलेगी। पहले बिल में लिख दिया था नहीं मिलेगी, लेकिन वो ठीक कर दिया गया है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताऊं। अब एक तीसरी बात, एक 115 BAC सेक्शन डाला था इंडिविजुअल या HUF, चाहे तो ओल्ड स्कीम में जाएं चाहे नई स्कीम में। नई स्कीम में आपको पता है कि वो टैक्स कम कर दिया था, पहला 2.5 लाख नील, नेक्स्ट 2.5 लाख 5%, नेक्स्ट 2.5 लाख 10%, नेक्स्ट 2.5 लाख 15%, नेक्स्ट 2.5 लाख 20%, नेक्स्ट 2.5 लाख 50%। लेकिन उसमें लिखा था कि अगर आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है तो आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज वंस कर सकते हैं, ओनली वंस, इमीडिएटली कर दीजिए या आगे जाके जब चाहें एक बार कर सकते हैं। लेकिन आपकी इनकम बिजनेस से नहीं है तो आप हर साल चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो ओल्ड स्कीम में जाएं या नई स्कीम में। लेकिन वर्ड था इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब मैंने इनको कहा, इनका आपको भी कहा था, इनकम फ्रॉम बिजनेस लिखा है, प्रोफेशन नहीं लिखा। इसका मतलब प्रोफेशन वाला तो हर साल चेंज कर सकता है, चाहे ओल्ड में या न्यू में। लेकिन रुकिए, वो मेरा वर्ड को इन्होंने पकड़ लिया, चाहे यूट्यूब में देखा या मेरे कहीं सुना होगा, उन्होंने कह दिया नहीं, अब वो वहां पर चेंज कर दिया 115 BAC में। अगर आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन तो आप एक ही बार इसको ऑप्ट कर सकते हैं, एक बार आपके डिसीजन है। लेकिन अदर केस है तो फिर उस केस में हर साल बदल सकते हैं। सो नई रिजीम में जाने के लिए अब प्रोफेशनल ऑप्शन एक बार ही कर सकते, पहले तो हर बार कर सकते थे जब तक लॉ था, क्योंकि वहां इनकम फ्रॉम बिजनेस लिखा था। लेकिन अब अपने इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कर दिया तो वो तो आपका काम बिल्कुल गड़बड़ हो गया, अब आप कुछ कर नहीं सकते। अब आइए 194J, आपको पता है 194J में रॉयल्टी के लिए, टेक्निकल सर्विसेज के लिए 10% TDS था। बिल में डाला गया था कि अगर फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज है अदर देन प्रोफेशनल सर्विसेज तो TDS का रेट 10% नहीं होगा, 2% होगा, क्योंकि हमेशा लड़ाई होती थी कि 194C में 2 है तो यहाँ पर वो 194C में जाएगा कि J में जाएगा। इन्होंने फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज अदर देन प्रोफेशनल सर्विस का 2% कर दिया था। लेकिन अब इनसे एक और प्रॉब्लम हो गई, इन्होंने रॉयल्टी की डेफिनेशन चेंज कर दी। रॉयल्टी की डेफिनेशन में इन्होंने क्या करा है कि अगर कंसिडरेशन ऑफ द सेल और एग्जीबिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी सिनेमेटोग्राफी फिल्म है तो उसको रॉयल्टी मान लिया गया। आप जरा ध्यान से सुनिए, ये सिनेमा में जो पिक्चरें चलती हैं या डिस्ट्रीब्यूटर जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, चाहे कोई फिल्म वाला प्रोड्यूसर उसको सेल कर देता है सिनेमेटोग्राफी फिल्म को। अब इस केस में पहले कोई TDS नहीं था, अब इस केस में उसको रॉयल्टी मान लिया गया और रॉयल्टी मानने की वजह से
जब भी वो करेगा उस पे टीडीएस कटेगा। अब किस रेट पे टीडीएस काटना है? रॉयल्टी पे तो 10% है, लेकिन इन्होंने गवर्नमेंट अमेंडमेंट में चेंज कर दिया है। क्या कहता है? रॉयल्टी इन द नेचर ऑफ कंसिडरेशन फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफी फिल्म, इन दिस केस द रेट ऑफ टीडीएस विल बी 2% एंड नॉट 10%। सो इस रॉयल्टी के लिए भी 2% कर दिया। किस रॉयल्टी के लिए? विच इज ए कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ cinematography film or exhibition of cinematography film or what you call distribution of cinematography film। 2% टीडीएस कटेगा, हर आदमी काटेगा 2% टीडीएस। ये जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जो इसको सेल कर रहा है और जो उसको काटना पड़ेगा, ये सारा रॉयल्टी पे 2%। ये 194J में चेंज कर दिया जो मैंने आपको बताया। अगला पॉइंट, लास्ट ईयर एक सेक्शन 194N आया था। वो क्या था? अगर बैंक से पैसा निकालेंगे कैश में, पोस्ट ऑफिस से कैश में निकालेंगे, कोऑपरेटिव बैंकों से निकालेंगे, अगर मोर देन 1 करोड़ इन ए ईयर, तो एग्रीगेट अमाउंट 1 करोड़ फ्रॉम वन और मोर देन वन ब्रांच ऑफ द बैंक और वन अकाउंट और मोर देन वन अकाउंट, तो उसमें लिखा था 2% टीडीएस कटना है 194N। अब इन्होंने उसको पुराने सेक्शन को खत्म करके नया सेक्शन सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ये नया सेक्शन क्यों डाला है ये सुनिए। इन्होंने अभी तक तो वही रखा है। पहला पॉइंट, अगर कोई बैंक से आप पैसा विड्रॉ करेंगे, बैंक अकाउंट से, कोऑपरेटिव बैंक से करेंगे या पोस्ट ऑफिस से करेंगे, मोर देन 1 करोड़ इन ए ईयर, एग्रीगेट अमाउंट फ्रॉम वन अकाउंट और मोर देन वन अकाउंट, वो तो वही 2% रखा है, लेकिन एक प्रोवाइजो डाल दिया है। वो प्रोवाइजो डाला है कि अगर आप एक असेसी हैं और आपने पिछले 3 सालों में कोई रिटर्न नहीं भरी है, आपकी रिटर्न ड्यू थी बट आप यू डिड नॉट फाइल एनी रिटर्न फॉर द लास्ट 3 असेसमेंट ईयर, यू हैव नॉट फाइल्ड एनी रिटर्न, आप असेसी हैं बट यू हैव नॉट फाइल्ड एनी रिटर्न, उस केस में टीडीएस 20 लाख के ऊपर कटना शुरू हो जाएगा 2%। अगर कैश विड्रॉ करेंगे मोर देन 20 लाख तो 2% होगा। अगर 1 करोड़ से ऊपर करेंगे तो 1 करोड़ से ऊपर के ऊपर 5% होगा। अब इनका किसका करा? ये सबका नहीं किया, उन असेसीज का जो पिछले 3 साल की उन्होंने रिटर्न नहीं भरी है, ड्यू थी लेकिन फाइल नहीं करी है 3 साल, पिछले 3 असेसमेंट ईयर का, वो अगर 20 लाख से ऊपर विड्रॉ करेंगे कैश में तो बैंक को टीडीएस काटना पड़ेगा 2%, और 1 करोड़ से ऊपर होगा तो बैलेंस पे 5% काटना पड़ेगा। ये 194N चेंज कर दिया गया है। हाँ, ये भी लिखा है एक फर्दर प्रोवाइजो में कि ये गवर्नमेंट रिजर्व बैंक से पूछकर कईयों को एग्जेम्पशन दे सकती है, वो बाद में बताएंगे, लेकिन अभी तो ये लॉ है। अगर आप पीछे रिटर्न भरते रहे, बात ही कोई नहीं है, 1 करोड़ से ऊपर 5%, पिछले 3 साल लगातार रिटर्न नहीं भरी है, तो उस केस में 2% 20 लाख के ऊपर और 1 करोड़ के ऊपर 5%, ये सेक्शन 194N नया डाल दिया गया। अब याद कीजिए, 2 सेक्शन आए थे टीसीएस के, 206C1G और 206C1H। 1G क्या था? लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में अगर पैसा बाहर भेजेंगे तो ऑथराइज डीलर टीसीएस कलेक्ट करेगा 5%, और टूर पैकेज है, फॉरेन टूर पैकेज है, तो टीसीएस कलेक्ट करेगा 5%। ये 1G में लिखा था। और 1H में लिखा था कि अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर है, वो पेमेंट अगर देगा अपने ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को, तो उस केस में वो टीसीएस कलेक्ट करेगा 0.1%। याद है, ये लॉ आया था। लेकिन अब रुकिए, क्या हुआ है? सेक्शन 206C1G, वो जो लिबरलाइज स्कीम का था, 7 लाख तक माफ था, वो 7 लाख ऊपर ही लिखा था। अब इन्होंने प्रोवाइजो में डाल दिया कि प्रोवाइडेड दैट if the amount which is remitted outside India under liberalized remittance scheme does not exceed 7 lakh, no TCS to be collected। ये तो बहुत अच्छी बात है, वो तो पहले भी था, नई क्या बात है? ये तो था ही पहले कि कोई, हाँ 7 लाख टूर पैकेज तो
तो मैंने गया था इनके पास, मैंने कहा सर कोई आदमी अपने बच्चों को पढ़ा रहा है बाहर अब्रॉड में, उसने यहाँ पर लोन लिया है और लोन लेके पैसा भेजा है, बड़ी मुश्किल से तो लोन लेकर पैसा भेजा, आप उसमें 5% और उसमें टीसीएस ले रहे हैं। मैंने तो मेडिकल का लिए भी कहा था, उन्होंने मेरी मेडिकल वाली बात नहीं मानी है। एक बात मान ली, क्या अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है और उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो 80E में कवर्ड है, और वो एजुकेशन लोन 7 लाख से ज्यादा का अमाउंट आप रेमिट कर रहे हैं बाहर आउटसाइड इंडिया फॉर एजुकेशन, उस केस में टीसीएस 5% नहीं होगा, 0.5% होगा, %0.5 होगा। प्लीज नोट, एजुकेशन लोन लेकर अगर आपने बाहर भेजा है, वो 7 लाख से ज्यादा है, तो उसमें टीसीएस 5% नहीं होगा, 0.5% होगा, 1.5%, %0.5% होगा, 5 नहीं होगा। ये चेंज किया है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये दोनों सेक्शन जो 16G और 1H हैं, ये पहले 1 अप्रैल को लगने थे। लिबरलाइज स्कीम की रेमिटेंस आफ्टर ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल, टूर पैकेज ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल, ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल। रुक जाइए, इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है, ये अब डेट होगी 1 अक्टूबर से लगेगा, फ्रॉम 1 अक्टूबर, अब ये लगेगा 1 अप्रैल से नहीं। सो जो भी आप रेमिटेंस कर देंगे 1 अक्टूबर से पहले, उसमें कोई टीसीएस नहीं है। जो रेमिटेंस 1 अक्टूबर के बाद करेंगे 7 लाख से ऊपर, उसमें टीसीएस है 5%, या लोन लेके लिया तो %0.5%। जो भी टूर पैकेज है, अगर आप 1 अक्टूबर के पहले चले जाएंगे तो कोई टीसीएस नहीं है, 1 अक्टूबर के बाद वो टीसीएस आ जाएगा 5%। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर को पेमेंट कर रहा है 1 अक्टूबर से पहले, उस पर कोई टीसीएस नहीं होगा, 1 अक्टूबर के और उसके बाद करेगा तो टीसीएस होगा 0.1%। ये भी मैंने आपको बता दिया जो मेजर चेंजेस। ये मेजर चेंजेस थी गवर्नमेंट अमेंडमेंट। अब आइए ऑर्डिनेंस क्या आया, ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर पार्लियामेंट बैठी हुई है तो किसी भी एक्ट में चेंजेस करनी होती है, चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट हो, वेल्थ टैक्स हो, या ब्लैक मनी एक्ट हो, या बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट हो, या सीटीटी हो, कोई भी एक्ट हो, उसके लिए बिल लाना पड़ता है, अमेंडमेंट बिल नहीं है। अब इन्होंने ये एक्ट चेंज करने थे, सारे एक्ट चेंज किए रिलैक्सेशन देने के लिए। अब ये एक्ट चेंज करने हैं, कैसे चेंज करें, पार्लियामेंट तो है नहीं, तो इन्होंने एक ऑर्डिनेंस निकाला है, इसका नाम रखा है टैक्सेशन एंड अदर लॉ रिलैक्सेशन ऑफ अदर प्रोविजंस ऑर्डिनेंस 2020। अब इसमें कई एक्ट हैं जिसका नाम रखा है स्पेसिफाइड एक्ट। किस किस एक्ट में चेंज किया? इनकम टैक्स एक्ट, वेल्थ टैक्स एक्ट, बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट, आपका ब्लैक मनी एक्ट, सीटीटी लॉ फाइनेंस बिल से आया था, सीटीटी मींस कमोडिटी ट्रांजैक्शन लॉ, एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन लॉ, इक्वलाइजेशन लेवी, इन सब में चेंजेस डाल दी गई है। जीएसटी के तो अलग करी है, वो अलग, इन सब में चेंजेस कर दी है। अब इनमें चेंजेस लाने के लिए इनमें कैसे लाएं, या तो बिल लाते, इन्होंने एक ऑर्डिनेंस ले लिया है। अब ऑर्डिनेंस से चेंजेस क्या आई है मैं बताता हूं। अब ये ऑर्डिनेंस वैलिड होता है टिल 6 वीक ऑफ द पार्लियामेंट, जब नेक्स्ट बैठेगी। उसमें इनके पास 2 तरीके होते हैं, या तो ऑर्डिनेंस को ही अप्रूव करा ले, रेजोल्यूशन पास करा ले, ऑर्डिनेंस ही रहेगा लेकिन पास हो जाएगा, वो लॉ बन जाएगा विद इन 6 वीक्स ऑफ पार्लियामेंट, जब वो आएगी सेशन में। या होता है कि उसके बदले बिल ले आए और बिल लाकर पार्लियामेंट से पास करा। अब वो तो अब इनकी मर्जी है, लेकिन ये ऑर्डिनेंस आ चुका है। अब कुछ चेंजेस ऑर्डिनेंस में नहीं आनी है, क्योंकि ऑर्डिनेंस तो बिल को चेंज करता है, एक्ट को। अब कुछ रूल्स चेंज कह दिया, हम रूल चेंज कर देंगे क्योंकि हम पावर ले रहे हैं, लेकिन वो रूल कौन कौन से चेंज होने हैं वो मैं बताने जा रहा हूं। तो मैंने आपको दोनों को मिक्स कर रहा हूं, एक मैं आपको ऑर्डिनेंस को ले रहा हूं बीच में, और दूसरा वो प्रेस नोटिस भी ले रहा हूं, और दोनों को मिक्स करके मैं क्या बता, सुनिए जरा। देखिए, यहां लिखता है वेयर एवर एनी
time limit has been prescribed, time limit has been prescribed, or it is specified, or it is notified. सारे एक्ट कर रहा हूं, इनकम टैक्स एक्ट, वेल्थ टैक्स एक्ट, बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, ब्लैक मनी एक्ट, CTT लॉ, कमोडिटी व्हाट यू कॉल STT लॉ, इक्वलाइजेशन लेवी, इन सब में जो भी टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब है, कई टाइम लिमिट है, मैं बताऊंगा किस किस चीज की टाइम लिमिट, नोटिस की होगी, इंटीमेशन की होगी, ऑर्डर की होगी, सब बताऊंगा। अगर टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है और वो टाइम लिमिट ड्यू हो रही है 20 मार्च से लेकर 29 जून तक, जो टाइम लिमिट निकल गई 20 मार्च से पहले, उसकी बात नहीं कर रहा। अगर कोई ऐसी टाइम लिमिट है जो 20 मार्च को हो रही है और 29 जून के बाद हो रही है, 29 जून तक है, उन सब केस में टाइम लिमिट बढ़ा दी गई, 30 जून कर दी गई। मैं रिपीट कर रहा हूं, इनकम टैक्स रेट में कोई भी टाइम लिमिट है, चाहे रिटर्न भरने की टाइम लिमिट है, चाहे इंटीमेशन की टाइम लिमिट है, चाहे कोई स्टेटमेंट फाइल करने की टाइम लिमिट है, चाहे कोई अपील करने की टाइम लिमिट है, रिटर्न भरने की टाइम लिमिट है, जो 20 मार्च को ड्यू होती थी और 29 जून के बीच में है। प्लीज नोट, जो 20 मार्च से पहले निकल गई उसका कोई नहीं, जो 20 मार्च को ड्यू हो रही है 29 जून तक, सबका टाइम पीरियड 30 जून कर दिया गया। अब मैं आपको बता रहा हूं, इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। टाइम लिमिट, अब जरा ध्यान से सुन लीजिए, अंडर वेरियस एक्ट, टाइम लिमिट अंडर वेरियस एक्ट फॉर इश्यू ऑफ नंबर 1, प्लीज ध्यान सुनिए, एनी नोटिस, or issue of any notification, or issue of any approval order, or issue of any sanction order, or issue of filing of appeal, time limit for filing an appeal, time limit of furnishing of return, any return, not under income tax, any other law also, time limit for furnishing of return, time limit for making any application, time limit for furnishing any report, time limit for furnishing any other document, अगर वो 20 मार्च और 29 जून के बीच में थी, 20 मार्च और 29 जून के बीच में थी, तो सब की सब टाइम लिमिट 30 जून कर दी गई। मतलब अपील फाइल करने की थी, रिटर्न भरने की टाइम लिमिट थी, कोई ऑर्डर करना था, सबकी हो, आपने कोई डॉक्यूमेंट देना था, सबकी कर दी। अब डिपार्टमेंट के लिए क्या किया है, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीटमेंट ऑफ एनी प्रोसीडिंग और पासिंग एनी ऑर्डर, डिपार्टमेंट ने कोई ऑर्डर पास करना था या डिपार्टमेंट में कोई कंप्लीशन प्रोसीडिंग करनी थी, वो 20 मार्च को ड्यू थी या उसके बाद ड्यू है 29 जून के बीच में, वो टाइम लिमिट खत्म होने जा रही थी 20 मार्च और 29 जून के बीच में, उसके लिए भी 30 जून कर दिया गया, उसके लिए भी 30 जून कर दिया गया। देखिए, आपका अपील को ऑर्डर आया, आपके 30 डेज टाइम लिमिट है, और वो टाइम लिमिट 20 मार्च के बीच में थी, तो उसका पीरियड 30 जून कर दिया गया। तो ये टाइम लिमिट बढ़ा दी गई है। इश्यू, प्लीज मैं बता रहा हूं किस किस की, नंबर 1 इश्यू ऑफ नोटिस, नंबर 2 इश्यू ऑफ इंटीमेशन, नंबर 3 इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन बाय द डिपार्टमेंट, नंबर 4 इश्यूइंग ऑफ अप्रूवल ऑर्डर, नंबर 5 इश्यू ऑफ एनी फाइलिंग ऑफ अपील, नंबर 7 फाइलिंग ऑफ एनी रिटर्न, फिर उसके बाद मैंने बोला फाइलिंग ऑफ एनी एप्लीकेशन, फाइलिंग ऑफ एनी रिपोर्ट और एनी अदर डॉक्यूमेंट, इन सब की जून कर दिया गया। और टाइम लिमिट डिपार्टमेंट के लिए जो कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग्स की थी या कोई ऑर्डर की थी, ऑर्डर पास करने की, उसको भी 30 जून कर दिया है। जैसे अब बताइए 148 का नोटिस आना है, 148 का टाइम लिमिट था नोटिस का क्या, 31 मार्च, अगर 4 साल और 6 साल वाला 31 मार्च के बाद नहीं होता, अब डिपार्टमेंट वो 30 जून तक ले जा सकता, क्योंकि 31 मार्च था 148। मेरे किसी ने पूछा वेल टैक्स कैसे डाल दिया, वेल टैक्स तो है ही नहीं अब। अरे वेल टैक्स डाला है रीअसेसमेंट के लिए। टाइम लिमिट अंडर 17 सेक्शन जो 4 साल और 6 साल है रीअसेसमेंट की वेल टैक्स की, उसकी भी लाइफ लिमिट 31 मार्च थी, उसको बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया। और फिर एनी अदर कंप्लायंस, आपने कोई कंप्लायंस करनी है टैक्स पेयर में, उसकी टाइम लिमिट है। जैसे आपको कोई नोटिस आ गया कि इतने दिनों में दो, और वो 20 मार्च के बाद था, लेकिन अब आप टाइम लिमिट उसकी बढ़ के 30 जून हो गई,
कोई रिप्लाई देना था, उसकी टाइम लिमिट 30 जून हो गई। कोई अपील का ऑर्डर आ गया, वो 30 दिन में अपील अप्लाई करना था, या कोई ITAT का ऑर्डर आ गया जो 60 डेज में करना था, और वो टाइम लिमिट बीच में आ रहा है, 20 मार्च और 29 जून के बीच में आ रहा है, उस केस में उसको भी क्या कर दिया गया, 30 जून कर दिया गया। ये तो टाइम लिमिट नोटिस वगैरह की करी। अब अगला पॉइंट, हमारे यहां पता है सेक्शन 54 है। 54 क्या कहता है, एक रेजिडेंशियल हाउस बेचकर आप दूसरा रेजिडेंशियल हाउस 2 साल में परचेज कर सकते हैं या 3 साल में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर ये 2 साल खत्म होने जा रहे थे 20 मार्च के बाद, 20 मार्च या 20 मार्च के बाद, तो उस केस में ये 30 जून हो जाएगी। आपको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करनी थी, अगर वो टाइम लिमिट 20 मार्च तक थी, 20 मार्च तक, 20 मार्च से पहले थी तो एक्सटेंशन नहीं है। अगर 3 साल 20 मार्च या उसके बाद खत्म हो रहे हैं तो 30 जून कर दिया गया। 54B में भी ऐसा था कि अगर आप एग्रीकल्चर लैंड देकर दूसरी एग्रीकल्चर लैंड ले लो विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, 2 साल के अंदर खरीदी। अगर वो 2 साल का पीरियड 19 मार्च तक खत्म हो गया है तो एक्सटेंशन नहीं है। वो 2 साल का पीरियड 20 मार्च से लेके 29 जून के अंदर खत्म हो रहा था, तो उसकी टाइम लिमिट 6 महीने बढ़ा दी, 30 जून कर दी, 30 जून कर दी। अब आपको पता है 54EC में क्या है कि आप कोई चीज बेचो, लैंड एंड बिल्डिंग, और उसके ऊपर कैपिटल गेन 50 लाख तक आप बॉन्ड में लगा सकते हैं, और उसके लिए 6 महीने का टाइम पीरियड है। अगर वो टाइम पीरियड 19 मार्च तक था, 6 महीने खत्म हो जाते हैं, फिर तो भूल जाओ। अगर 20 मार्च से लेकर 29 जून तक है तो उसकी टाइम लिमिट 30 जून कर दी गई। उसकी भी 6 महीने वाले पीरियड भी और 30 जून तक जमा करा सकते। ये 54 से लेकर 54GB में जो भी टाइम लिमिट थी, जो 20 मार्च से लेकर 29 जून तक हो रही थी, उसको 30 जून कर दिया गया। जो 20 मार्च से पहले खत्म हो रही थी उसको नहीं बढ़ाया गया। ये पहले बता। अगला पॉइंट, अब वही पॉइंट आया कि 80C, अब चैप्टर 6A की पार्ट भी है, डिडक्शन अंडर 80C टू 80GGC। अब आपने पढ़ा होगा कि 80C की टाइम लिमिट 31 जून कर दी गई। रुक लिए, ये रिलैक्सेशन क्या है, सिर्फ 80C की नहीं है, ऑल आइटम्स कवर्ड अंडर पार्ट बी विच स्टार्ट्स फ्रॉम 80C टू 80GGC। लेकिन जहां पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन मिलती है, जहां ड्यू बेसिस पे मिलती है वो चेंज नहीं हुआ, जब पेमेंट बेसिस पे मिलती है, जैसे 80C है, ये पेमेंट बेसिस पे मिलती है, PPF जमा कराना, प्रोविडेंट फंड जमा कराना, या NSC सर्टिफिकेट लेना, या FDR बनवाना, या आपको लाइफ इंश्योरेंस देना, इन सब की टाइम लिमिट जो 31 मार्च को खत्म होनी थी उसको 30 जून कर दिया है, क्योंकि आप 31 मार्च तक कर सकते थे, इसकी टाइम लिमिट 31 मार्च तक थी, इसलिए बढ़ा दिया गया है 80C। पर आप देखेंगे तो वहां 3 लिखे हैं नोटिस में, 80C, 80D, 80G। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अब 80CCC में जो पेंशन फंड को करते हैं वो भी पेमेंट बेसिस पे, उसकी भी टाइम लिमिट 30 जून कर दी गई है। 80CCD में जो न्यू पेंशन स्कीम है उसकी भी टाइम लिमिट पेमेंट बेसिस पे है, वो भी 30 जून कर दी गई है। वो 1.5 लाख नहीं, वो 50,000 रुपए जो एडिशनल मिलता है उसकी भी टाइम लिमिट 30 जून कर दी गई है, क्योंकि 31 मार्च थी। आगे चलिए, आपने लोन ले रखा है, एजुकेशन लोन, उसकी इंटरेस्ट की रिडक्शन मिलती है पेमेंट बेसिस। अगर वो पेमेंट ड्यू है 20 मार्च के बाद तो आप जून तक ले जा सकते हैं। अगर 20 मार्च से पहले ड्यू थी, फिर नहीं मैं कह रहा, अगर 20 मार्च से बाद में ड्यू है तो आप उसकी टाइम लिमिट 30 जून हो गई है। अब आया 80G, मैं वो वाला नहीं ले रहा, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, वो बाद में बताऊंगा। अगर 80G में कोई भी डोनेशन देना है 100% या 50%, वो 31 मार्च तक आप दे सकते थे, उसकी टाइम लिमिट भी 30 जून कर दी गई। लेकिन वही 100%, 50%, मैं प्राइम मिनिस्टर केयर फंड को बाद में बता रहा, ये भी टाइम लिमिट बढ़ा दी गई। इस तरह 80GGB में कंपनी कल दे सकती थी पॉलिटिकल पार्टी को 31 मार्च तक, इसकी इलेक्टोरल फंड को, इसकी भी टाइम लिमिट बढ़ा दी गई है 30 जून तक। इसी तरह 80GGC में डिडक्शन मिलती थी अदर देन कंपनी को पॉलिटिकल पार्टी को देने के लिए, इसकी लिमिट भी 30 जून कर दी। ये लिमिट 30 जून हो गई है। ये अगेंस्ट आपको फायदा दिया गया है, ये मैंने आपको बताया। अब 2 चीजें इससे पहले आगे बढ़ने से पहले बता दूं।
एक रिटर्न जाती है 19-20 की असेसमेंट ईयर की, जो प्रीवियस ईयर 18-19 की रिटर्न थी। 90% लोगों ने तो भर दी है, लेकिन आप कई लोग 31 मार्च को भरते हैं बिलेटेड रिटर्न। अब वो बिलेटेड रिटर्न 31 मार्च को ड्यू थी, इसकी टाइम लिमिट भी बढ़ा दी गई है 30 जून तक। और कई बार क्या होता है, आपने रिटर्न तो भर दी है, अब रिवाइज करना चाहते हैं, अब रिवाइज करने की डेट भी 31 मार्च थी, अब क्या करें, रिवाइज कैसे कर रहे हैं, कोई गलती रह गई, कोई ओमिशन है, कोई रॉन्गफुल स्टेटमेंट है, दैट हैज आल्सो बीन एक्सटेंडेड टू 30 जून। सो 19-20 की असेसमेंट ईयर, मैं 20-21 की बात नहीं कर रहा, 19-20 असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर 18-19 की रिटर्न अगर आपने फाइल नहीं करी है तो 30 जून तक कर सकते हैं। फाइल कर दी है, आपको रिवीजन करना है तो 30 जून तक कर सकते हैं। एक और चेंज आया था, लिंकिंग करना था आधार को पैन के साथ, आधार को पैन के साथ लिंक करना था। रुकिए, वो 31 मार्च लास्ट डेट थी, इसको अगर आप नहीं करते तो आपका पैन डिसकंटिन्यू कर देते, लेकिन इस डेट को भी बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया लिंकिंग का। अब अगला सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विवाद से विश्वास तक। आपको पता था 31 मार्च तक आप नॉर्मल टैक्स देते, वही जो, और 31 मार्च के बाद 10% एक्स्ट्रा देते। अब इन्होंने क्या करा है, अगर आप 30 जून तक दे देंगे आपकी डिक्लेरेशन और टैक्स 30 जून तक, तो वही 100% या 50% या 25%, उसमें कोई एक्स्ट्रा 10% नहीं देना पड़ेगा 30 जून में। उस पीरियड को 31 मार्च को एक्सटेंड 30 जून का कर दिया। लेकिन एक और पीरियड भी था 1/4/2020 के बाद, उसको भी रखा है 1/7/2020। मतलब अगर आप 31 जून तक नहीं दे सके तो भी आप जुलाई में दे सकते हैं। उसका पीरियड बताएंगे कब तक दे सकते हैं, वो स्पेसिफाई करेंगे, लेकिन उसमें 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, उसमें 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर 10% एक्स्ट्रा नहीं देना चाहते तो 30 जून तक है, 10% एक्स्ट्रा देना चाहते हैं तो आप 30 जून के बाद भी दे सकते हैं, बट कब तक दे सकते हैं वो भी पीरियड आया नहीं, हो सकता है वो 30 सितंबर तक कर दे, लेकिन वो पीरियड आएगा, ये भी बढ़ा दिया। अब और सुनिए, ध्यान से सुनिए, आपका कोई टैक्स ड्यू है, टैक्स, मैं इनकम टैक्स नहीं कह रहा, किसी भी एक्ट में ड्यू है, एसटीटी ड्यू है, सीटीटी ड्यू है, इक्वलाइजेशन लेवी ड्यू है, आपका ब्लैक मनी का एक्ट में ड्यू है, आपका बेनामी में ड्यू है, कोई टैक्स ड्यू है या लेवी ड्यू है और आपने पेमेंट करनी है, आपको लेट पेमेंट करने का इंटरेस्ट पड़ता है। वो इंटरेस्ट कई जगह पर 1% है पर मंथ, कई जगह पर उसको ईयरली लिखा है 12%, और टीडीएस काटने के बाद जमा ना कराओ तो 18% भी है। ये सबको इन्होंने रिड्यूस कर दिया है, चाहे वो टीडीएस है, जो टीसीएस है, एडवांस टैक्स है, जो टैक्सेस है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स है। अगर आपने जमा नहीं करा सकते ड्यू डेट तक तो आप करा दें, हम आपको इंटरेस्ट लगाएंगे, जहां पर लिखा है 1% वहां 0.75% हो जाएगा, जहां 1.5% लिखा है वहां भी 0.75 हो जाएगा, और जहां 12 लिखा है वो 9% हो जाएगा। पर रुकिए, ये 15 मार्च को जो एडवांस टैक्स देना था, जो पिछला निकल गया, उसका नहीं, उसका इंटरेस्ट वही है 15 से 31 मार्च का 1%, लेकिन जो 234B का सेल्फ असेसमेंट देना है इस साल 1 अप्रैल से, उसका 3 महीने तक आपका इंटरेस्ट रेट 0.75% कर दिया गया। जो टीडीएस आप काटते हैं, मार्च का टीडीएस 30 अप्रैल तक देना होता है, अगर आप लेट देंगे तो उसका इंटरेस्ट रेट 0.75% होगा, 0.75% 30 अप्रैल तक देंगे। अब अप्रैल का आपको मई 7 में देना होता है, अप्रैल का जो टीडीएस है मई 7 में, उसको अगर लेट जमा कराएंगे तो 0.75% होगा। अगर मई का आपको 7 जून तक देना है, उसको भी लेट जमा कराएंगे तो 0.75 होगा, वो 1% या 1.5% नहीं होगा। ये रिलीफ भी आपको दे दिया गया है, जो मैंने आपको बताया। एक रिलीफ और दिया है 10AA। 10AA में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आप 31 मार्च तक प्रोडक्शन अगर शुरू कर देते, या आप मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देते, या प्रोविजनल सर्विस कर देते हैं, तो आपको डिडक्शन मिल जाती है उस साल। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये एक अप्रूवल आती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन से, अगर वो अप्रूवल नहीं आई हुई है तो उस केस में अगर आप 30 जून तक भी कर देंगे तो आपको पिछले साल डिडक्शन मिल जाएगी।
अगर 30 जून तक भी कर देंगे, ये भी एक्सटेंड कर दिया गया 10AA। अब जरा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। एक सेक्शन 197 में आप लोअर रेट का टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 30 में अप्लाई करते हो कि भाई मुझे नील रेट चाहिए या लोअर रेट ऑफ टैक्स चाहिए, 197 में करते हो। इवन फॉर नॉन रेजिडेंट का 195 में करते हो लोअर रेट का या नील रेट का, या 206C में, अरे टीसीएस के लिए भी लोअर रेट का करते हो। अब क्या है, लोग क्योंकि ये 1 अप्रैल से शुरू हो गया है तो लोगों ने एप्लीकेशन पहले दी है। जिन्होंने पहले एप्लीकेशन दे रखी है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 की, लेकिन एप्लीकेशन पेंडिंग है, they have given an application for lower rate under form 13 or nil rate, and application has been given before this date 31 मार्च, और वो अभी पेंडिंग है। कोई बात नहीं, अभी वो डिस्पोज नहीं हुई है तो कोई बात नहीं। आपका जो पुराना सर्टिफिकेट है 19-20 वाला लोअर रेट वाला, वो अगले 3 महीने चले। अगले 3 महीने उसी सर्टिफिकेट के बेस पर आप टीडीएस लोअर रेट पे करवा सकते हैं। टीडीएस कम होगा, 3 महीने तक चलेगा। हाँ, उन 3 महीने में डिस्पोजल हो जाता है तो फिर उस डेट से तक। ये तो पिछले साल भी आपके पास सर्टिफिकेट था और इस साल आपने अगले साल के लिए अप्लाई कर दिया हुआ है। सपोज कीजिए पिछले साल तो था, अभी आपने एप्लीकेशन दी नहीं, अब क्या करें? इस केस में भी कह दिया है जो पिछले साल का सर्टिफिकेट है वो अगले 3 महीने चलेगा। अब एक केस में से किसी ने पूछा, मैंने पहले कभी अप्लाई ही नहीं किया है, मुझे पहले लोअर रेट का नहीं चाहिए था, इस साल से चाहिए था, अब क्या करूं? कोई चिंता नहीं करिए, उसके लिए मेथड स्पेसिफाई करने जा रहे हैं, स्कीम स्पेसिफाई कर देंगे और उनको वो रिलीफ मिल जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं लोअर रेट का सर्टिफिकेट। जिन्होंने अप्लाई कर दिया है और अभी तक मिला नहीं है, उनको बोल दिया पुराना सर्टिफिकेट वैलिड है 3 महीने के लिए। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया पर उनको पुराना उनके पास है, वो भी वैलिड है 3 महीने के लिए। हाँ, जब पीरियड खत्म हो जाएगा तो आप इसको कर देना, और जिसका नहीं है उसके लिए स्कीम आएगी। चौथी बात, नॉन रेजिडेंट के लिए आपको 10% टीडीएस काटना है 3 महीने का, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है 10% काटना है। तो ये चेंजेस करी जो मैंने इनकम टैक्स में आपको बताई, जो चेंजेस कर दी हैं। अब आप जरा सुनिए मैंने और क्या चेंजेस किए। ये ऑर्डिनेंस की बात कर रहा था और ऑर्डिनेंस के अंदर चेंज किया। अब आया प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, ये जो नया आया है, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन अवेयरनेस एंड व्हाट यू कॉल सिटीजन अवेयरनेस, क्या है, केयर फंड एंड क्या है, इमरजेंसी फंड। इस केस में क्योंकि एटीजी में नाम नहीं है इसका, तो आप कैसे दे सकते हैं? तो पहले तो इसको एटीजी में डाल दिया है, और एटीजी में डाल दिया तो आप दे सकते हैं, 30 जून तक दे सकते हैं। एटीजी में कहां डाला है? ऊपर ही डाल दिया है, 100% डिडक्शन, कोई लिमिट ऑफ 10% नहीं है, 100% डिडक्शन एटीजी में डाल दिया गया है। ये किसी ने लिख के दिया था कि जी 50% होगी, एटीजी 5 लिखा है, कहीं एटीजी 5 नहीं था, एटीजी था। अब उन्होंने ये कह दिया है कि हमने अब, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट को चेंज करना था, जब तक वहां पर आएगा नहीं वो कैसे हो सकता था, वो इनकम टैक्स एक्ट में डाल दिया है एटीजी में। अब क्योंकि इनके पास पैसा आएगा प्राइम मिनिस्टर फंड का, तो उसको भी तो माफ करना है, तो 1023C भी अमेंडमेंट कर दी है और उसमें लिख दिया है इसमें जो डोनेशन आएगी वो माफ होगी। सो 30 जून तक देंगे तो पिछले साल डिडक्शन मिल सकती है, अगर आगे देंगे तो अगले साल भी मिल सकती है। डिडक्शन 100%, कोई लिमिट नहीं है, ये तो परमानेंट हो गई आगे से भी केयर फंड, और क्योंकि उनकी इनकम माफ होगी ये भी चेंज कर दिया गया, मैंने आपको बोला। अब आया जीएसटी, मैं कुछ पॉइंट जीएसटी के भी बता दूं। अगर Audio video gone.
नो ऑडियो वीडियो। हेलो पलक, आवाज आई कि हेलो, नहीं आई? आ गई हाँ आ गई जी, सर। आ गई। तो सुनिए, जो 5 करोड़ से कम वाले जीएसटीआर जिस टर्नओवर है जीएसटी में, वो 3B फरवरी वाला 20 मार्च तक भरना था, मार्च वाला 20 अप्रैल तक है, और अप्रैल वाला 20 मई का था। इन तीनों केस में क्योंकि ये ड्यू हो रहा है बिटवीन 20 मार्च एंड 29 जून, ये 30 जून तक। अगर 30 जून तक जमा करा देंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई पेनल्टी नहीं, कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। इनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, और वो जीएसटीआर 3B फरवरी वाला जो 20 मार्च को ड्यू था, मार्च वाला जो 20 अप्रैल को ड्यू होगा, अप्रैल वाला जो 20 मई को ड्यू होगा, वो सब की सब 31 जून तक दे दें, कोई इंटरेस्ट, कोई पेनल्टी, कोई फीस नहीं। जिनकी 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है और वो भी ड्यू डेट 20 मार्च और 29 जून तक है, उनको 15 दिन का टाइम दे दिया गया। मतलब अगर आपका 20 मार्च को ड्यू था तो 15 दिन ले लीजिए, 4 अप्रैल। 4 अप्रैल तक कोई इंटरेस्ट नहीं, 4 अप्रैल के बाद में कराएंगे तो 9% इंटरेस्ट होगा, 9% इंटरेस्ट होगा। जैसे अप्रैल का ड्यू होगा 20 मई को, 15 दिन का टाइम दे दिया गया, 15 दिन तक करा दे तो कोई इंटरेस्ट नहीं, 15 दिन के बाद कराएंगे तो 9% पर एनम इंटरेस्ट लगेगा। ये जिनका है जो 5 करोड़ से ऊपर है, 15 दिन का रिलैक्सेशन उनके पास है, 15 दिन के बाद इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 15 दिन के बाद की डेट से। जैसे 4 अप्रैल है तो 4 अप्रैल के बाद जितनी देर डेट कराएंगे 9% पर एनम है। अप्रैल वाला 20 मई 20 को था, 20 के 15 दिन मिलेंगे, 9%। ये आपको 9% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तीसरी बात, कंपोजिशन स्कीम वाले, इनको ऑप्शन देनी पड़ती है कंपोजिशन स्कीम के लिए। ऑप्शन देने का टाइम नहीं है, इन्होंने बढ़ा दिया उस टाइम ऑप्शन देने का भी 30 जून तक। आप 30 जून तक कर सकते हैं, ऑप्शन कर सकते हैं कि मैं कंपोजिशन स्कीम में जा रहा हूं, ये कर दिया। अब कंपोजिशन स्कीम भी क्वार्टरली पेमेंट करती है, जीएसटीआर 3B में क्वार्टरली पेमेंट। अब ये क्वार्टरली पेमेंट मार्च की ड्यू हुई है, इसके लिए कह दिया है आप 30 जून तक दे दो। कंपोजिशन स्कीम वाले भी मार्च की पेमेंट 30 जून तक दे सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 30 जून तक दे दीजिए, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। ये कंपोजिशन स्कीम वालों को भी कह दिया है कि आप दे सकते हैं। जो एनुअल रिटर्न थी 18-19 की, उसकी भी डेट एक्सटेंड करके 30 जून कर दी। अब एक चीज और सुन लीजिए, वो जो लीगेसी स्कीम थी, सबका विश्वास लीगेसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम, जिसकी लास्ट डेट 31 मार्च थी, उसकी भी लिमिट बढ़ाकर 30 जून कर दी गई। जीएसटी में ये जो चेंजेस हैं, कर तो दी गई है, लेकिन आपको पता है जब तक जीएसटी काउंसिल नहीं बैठे तब तक ये पास नहीं हो सकता। तो इन्होंने फोर्स मेजर क्लॉज एक 168A सेक्शन डालकर ये लिख दिया है कि हम इसको बैक डेट से ठीक कर सकते हैं। जब जीएसटी की काउंसिल आएगी वो बैक डेट से इसको ठीक कर देगी। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जीएसटी में भी ये रिलैक्सेशन आया। विवाद से विश्वास का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि उसमें 2 डेटें आ गई हैं, और ये भी आपको बता दिया कि इनकम टैक्स में क्या चेंजेस आई है। अब आपके जो सवाल होंगे, जो क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, एक एक करके पूछते जाइए। तो एडमिन के हाथ में कैसे पूछवाएगा? सर मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए। एडमिन की प्रॉब्लम पूछिए, एक एक करके पूछिए जरा। भैया किसी को अलाउ कर दो। हाँ जी सर, एक एम्प्लॉय जो इन्फोसिस इंडिया में काम कर रहा है, ही इज ट्रांसफर टू इन्फोसिस यूएसए। आवाज नहीं आ रही, कट गई। हेलो, दोबारा बोलिए, आवाज कट गई थी आपकी। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, बोलिए बोलिए, अब आ रही है।
सर एक एम्प्लॉई इन्फोसिस इंडिया में काम कर रहा था, उसको इन्फोसिस यूएसए में ट्रांसफर कर दिया है। हाँ, तो उसको वहां पर जो सैलरी मिल रही थी वहां पर भी टैक्स डिडक्ट हो रहा था, और इंडिया हाँ, में जो उसको सैलरी, क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट था एज पर द प्रीवियस असेसमेंट ईयर, तो उसकी जो यहाँ पर सैलरी मिली उन्होंने पूरे फुल ईयर का उस पे यहाँ पे भी टैक्स डिडक्ट कर दिया। तो सर वो डबल टैक्सेशन नहीं आ रहा है क्या उसमें? देखिए ट्रीटी में लिखा है कि 183 डेज तक वो वहां रह सकता है और वो फिर टैक्स वहीं लगेगा जब सर वो करा है, इसलिए कुछ किया होगा। आप मेरे से ये सेपरेट बात कर लेना, सर जो नंबर मेरा ले लेना, आई विल एक्सप्लेन इट। अब मेरा नंबर ले लेना, आप टेलीफोन पे सेपरेट बात। ओके सर, एक चीज और बता दूं, जो ओके प्रोविडेंट फंड थैंक और यू सर। ईएसआई जमा कराने की डेट होती है 15 तारीख, आपको याद है 15 तारीख है, 15 आ रही है, उसकी डेट भी एक्सटेंड कर दी गई है, 45 डेज कर दी, 15 दिन का। वो हमारे इनकम टैक्स एक्ट में नहीं करा है, वो तो प्रोविडेंट फंड एक्ट और ईएसआई एक्ट में करना है। जो हमने 15 अप्रैल को जमा कराना है, कहां से जमा कराएंगे? मार्च की सैलरी का पैसे। अब ये जो पैसे जमा कराने थे ईएसआई के और प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है, आपको पता है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं कराएंगे तो डिडक्शन नहीं मिलती है, और मेरा भी कंट्रीब्यूशन है, वो 15 दिन को बढ़ाकर 45 डेज कर दिया। चलिए अब क्वेश्चन वो आपका मेरे को समझ में नहीं आया, वो आप मेरे को टेलीफोन पे क्योंकि आपकी आवाज कट रही है, आप कोई और सवाल पूछिए। सर जो 31 मार्च का टीडीएस जो हमने पे करना था, अब हम बाद में पे करेंगे, उस पर इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? 31 मार्च का टीडीएस तो 30 अप्रैल को पे होता है। यस सर। 30 अप्रैल तक करा देंगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं पड़ना, 30 अप्रैल के बाद कराएंगे तो 0.75% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ पड़ेगा। ओके। और बोलिए। बोलिए जो भी क्वेश्चन है। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर ये जो टीडीएस में इन्होंने अमेंडमेंट किया है, जो क्योंकि टीडीएस 197 में जो हमने फॉर्म देना था डिपार्टमेंट लोअर रेट, हाँ वो हम अब अपने आप ऑटो रिन्यूअल हो गया, वो 30 जून तक। जो पुराना सर्टिफिकेट है वही लगेगा अगले 3 महीने। सर ऐसे कई और सर्टिफिकेट हैं, जैसे हॉस्पिटल की रजिस्ट्रेशन होती है अंडर सेक्शन 17(2)(b) में, उसके बारे में इन्होंने नहीं बोला कुछ भी। देखिए मैं बता रहा हूँ, जो पार्टीज का आपके पास पिछले साल का था वो तो अभी चलेगा, जिनका नहीं है उसकी स्कीम आने जा रही है, आप इंतजार कीजिए। जो पार्टी का पिछले साल आपके पास लोअर रेट का था, उस पार्टी को कहो उसी सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा 3 महीने, उसी सर्टिफिकेट से चलेगा। आवाज आपकी फिर अच्छी तरह आवाज नहीं आ रही है, बोलिए। 197 की लाइन में और भी बहुत सर्टिफिकेट हैं जिनकी डेट निकल गई है। सर आवाज नहीं आ रही, उधर से देखिए क्या गलती है, नहीं आ रही सर। सर मैं विपुल सर का क्वेश्चन बोल रहा हूँ आपको, जरा आवाज चेक करिए, उधर से मेरे को आ नहीं रही आवाज। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मेरी आवाज आ रही है? आइए आ रही है, अब आ रही है। सर विपुल सर का क्वेश्चन था कि जैसे मेरी को आ रही है, टीडीएस के 15 जीएच की डेट बढ़ा दी इन्होंने, ऐसे इनकम टैक्स में और बहुत सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे हॉस्पिटल 17 सेक्शन में अप्रूव होता है। आप 15G 15H की बात कर रहे हैं कि लोअर रेट की बात कर रहे हैं? नहीं सेक्शन 17 में जो हॉस्पिटल अप्रूव होते हैं, सेक्शन 17 में जो हॉस्पिटल को अप्रूवल मिलती है, हाँ। वो भी 31 मार्च को किसी खत्म हो रही है, वो भी एक्सटेंड हो जाएगी क्या? वो एक्सटेंड हो गई 30 जून, वो ब्लैंकेट एग्जेम्पशन 30 जून है। ब्लैंकेट एग्जेम्पशन जो कोई भी अप्रूवल हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कोई भी रिप्लाई हो, कोई भी इंटीमेशन हो, सब 30 जून हो गई। ठीक है, आज क्लियर नहीं आ रही, बाकी जगह मैंने जितने भी प्रोग्राम किए बड़ी क्लियर आवाज आती थी, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जरा देखिए क्या है। सर अगर बाकी सारा कुछ अपने आप ऑटो अप्रूवल हो गया तो टीडीएस की सेपरेट नोटिफिकेशन निकालने की क्या जरूरत थी? ऑटो अप्रूवल नहीं है, ऑटो अप्रूवल नहीं है। मैंने ये कहा अगर आपके पास पिछला सर्टिफिकेट था, मैं कौन से सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं आप? टीडीएस की ना। टीडीएस के सर्टिफिकेट अगर लोअर रेट का या नील रेट का था
लो रेट या नील रेट का था तो हाँ जी। प्लीज जो पिछले साल वाला वो वैलिड रहेगा अगले 3 महीने, या जब तक आपकी एप्लीकेशन डिस्पोजल ना हो जाए, या आपने अप्लाई नहीं किया तो भी अगले 3 महीने वैलिड रहेगा पुराने वाला। अगर आपके पास पुराना ही नहीं तो उस केस में वो स्कीम बताएंगे थोड़े दिनों में। आहूजा साहब। हाँ जी सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। कालिया बोल रहे हैं जी सर। हाँ जी कालिया सर बोलो जनाब। सर ਜਿਹੜੀ टैक्स है ड्यू टैक्स ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स and this fell within the period of 20th March to 31st of March. ਉਹਦੀ डेट एक्सटेंड हो नहीं हुई। देखो एनी टैक्स और लेवी, एनी टैक्स लिखा है, एनी टैक्स और लेवी विच इज ड्यू वो 30 जून होगा। तो एनी टैक्स और लेवी, बट द इंटरेस्ट जो भी टैक्स है इनकम टैक्स में जो ड्यू है उसकी 30 जून। तो जो 14 पर एक चीज आपको बता दूं, वो वाली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है उसका 14 दिन का टाइम था। उसका 14 दिन का नोट, अगर वो 31 मार्च को डिक्लेयर किया है पर वो जो 14 दिन निकल चुके हैं तो नहीं होगी। नहीं the period of 14 days fell between 20th March to सर which is due, चाहे वो एडवांस टैक्स की है, टीडी उस ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ 234B 234 में 0.75 हो गया। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ भी वो इंटरेस्ट है ना सर, उसमें इंटरेस्ट है, पेमेंट तो करनी है, इंटरेस्ट की है 0.75। नहीं पेमेंट तो करनी है, इंटरेस्ट है उसमें। पेमेंट तो कर दिया, इंटरेस्ट नहीं, टैक्स नहीं पे किया, टैक्स नहीं पे किया 14 दिन के अंदर टैक्स पे किया। सर टैक्स नहीं पे किया तो बात ही खत्म हो गई, ऊपर थोड़ी आएगा वो तो। वहां पे टैक्स की बात करता ही नहीं ऊपर, तो वहां तो नोटिस की, असेसमेंट की, एप्लीकेशन की, टैक्स तो आपको पे करना ही करना है, चाहे वो टीडीएस हो, चाहे एडवांस टैक्स हो, चाहे कोई भी टैक्स हो। लेकिन लेट करेंगे तो 0.75 देना पड़ेगा, बाईबैक में 0.75 देना पड़ेगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में भी देना पड़ेगा। वही मैं कह रहा हूँ ना, लेट टैक्स पे होएगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पड़ेगा ना। पड़ेगा 30 जून नहीं है उसमें, तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बात 30 जून नहीं है, टैक्स और लेवी के लिए 30 जून नहीं है, वो तो डॉक्यूमेंट्स के लिए है, वो अपील फाइल करने के लिए है, ऑर्डर के लिए है। टैक्स अगर ड्यू है तो आपको ड्यू डेट पे देना ही देना है, अगर ड्यू डेट पे नहीं देंगे तो 0.75% इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। ये मैं पहले बता दूं, इसमें कोई रिलैक्सेशन 30 जून की नहीं है, इसमें कोई, कालिया साहब इसमें कोई रिलैक्सेशन 30 जून की नहीं है, चाहे बाईबैक और शेयर हो, चाहे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हो, इसमें तो 14 दिन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, और इवन बाईबैक के लिए भी 14 दिन है। 14 दिन में दे दें तो कोई इंटरेस्ट नहीं, 14 दिन के बाद देंगे तो 0.75% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, और बोलिए। साहब जीएसटी में इन्होंने ब्याज माफ कर दिया है 30 जून तक, और इनकम टैक्स में 9% लगा दिया है। कहाँ जीएसटी में माफ किया? जीएसटी में भी 9% रखा है, पूरा माफ कर दिया, और ये इनइक्वालिटी होगी थोड़ी। जीएसटी में माफ नहीं किया है। 15 दिन अरे वो 5 करोड़ से ऊपर वाले को 15 दिन टाइम दिया है, और बाकियों को तो 3 वो दिया है। 5 करोड़ से ऊपर वाले को तो 15 ही दिन दिया है सर। उसमें आपको पेमेंट कलेक्ट करनी होती है सर, वो पैसा वहां से लेना होता है। टीडीएस में तो आप काट चुके हो, ऐसे मत कहो। अब एडवांस टैक्स 15 जून को ड्यू है, आपको एडवांस टैक्स 15 जून को ड्यू है, आप कह रहे हैं 15 जून को मैं नहीं देता, तो 30 तो उसके लिए 0.75 डाल दिया पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। 1% के बदले 0.75 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, ऐसे नहीं। जो टैक्स और लेवी है उसके लिए तो कोई रिलैक्सेशन नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट की रिलैक्सेशन है, बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चीजों में वो रिलैक्सेशन है। हाँ जी, और बोलिए। एनी अदर क्वेरी? जैसा एक छोटा सा पॉइंट था, लोगों के पास तो पहले ही जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके पास टैक्स देने के लिए तो पेमेंट ही नहीं है। आवाज क्यों करती है? बंद हो गई आवाज।
हेलो नहीं रही सर, आपकी शक्ल देख रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही। चलो मैं आपसे बाद में बात करूंगा। तो मेरे को तो ये इंटरेस्ट का है, इंटरेस्ट जो 0.75% है, इसे ऑन हायर साइड। और आप तो बात तो पूरा ये करना चाहिए। अमृतसर वाले कम से कम 40% लोग तो मेरे से पहली मिनट में बात कर ही लेते हैं। पहली मिनट में बात कर लेना सर। और आजकल तो खाली बैठे हैं। सर आपने गाड़ी बढ़ा रही है। और कोई क्वेरी है सर? Now I request CA Vipul Roda ji to kindly give your vote of Any thanks other to. query? सर एक थोड़ी सी वहां से कम्युनिकेशन की आवाज की प्रॉब्लम आती है, कट रही है आवाज। सर किसी का क्वेरी आया है, टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ 15 GNH। उस दिन हमने 50,000 दी तब सर्कुलर आया है एक। आने की तो करना 15 GNH का आज एक सर्कुलर आया है, नोटिफिकेशन आया कोई। ओजा साहब और सुनाओ। हाँ जी कोई बात नहीं, वो 1-to-1 ले लेंगे। विपुल सर आप प्लीज कैरी ऑन विद योर वोट ऑफ थैंक्स। हाँ जी सर। As we all are going through the historic days of lockdown, and we are embracing the new technology by a series of web webinars, you may call. And this is really very great of all the professionals, all the branches, many branches in the country, ICIA, many branches of ICAI are holding these webinars, and even NIRC and our institute, parent institute is also doing these kind of seminars. हो गया जी कि अभी कोई है क्वेरी? शशिपाल जी तो आपकी फोटो तो नजर आ रही है। सर वोट ऑफ थैंक्स हो रहा है। अच्छा वोट ऑफ थैंक्स हो रहा है, चलिए करिए सर। अब किसी को क्वेरी हो मेरे से पूछ लेगा, आप उनको कह दीजिए प्लीज। आई एम ऑल्सो मैं आप मीटिंग नाउ ऊपर आ जाता है, लीव द मीटिंग में कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर पेशेंट हियरिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू जी। ओके विपुल, थैंक यू। ओके विपुल जी, थैंक यू विद्यापाल जी। संजय जी थैंक यू अमृतसर ब्रांच। हेलो। हाँ जी गौरव जी बोलो। हाँ जी गौरव जी आवाज आ रही है? हेलो गौरव जी आवाज आ रही है? विपुल जी संजय जी एक वैसे एक मेरी सुजेशन थी कि ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਐਮਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਲਰੀ ਬਿਲ ਪੂਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਾਡੇ ਹੈਡਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। हेडफोन उतार दो।